Let's talk about cell. There are millions of living organisms. For example, monorays. मोनोराज के अंदर कौन आते हैं? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा. प्रोटिस्ट हो गए. प्रोटिस्ट में कौन कौन आता है? स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोआंस. फंजाई में मोल्ड्स, मशरूम्स. प्लांट्स हो गए, लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स हो गए. जब हम इन सारे ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं तो क्या बात हमारे दिमाग में आती है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, दीज शो ए ग्रेट बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, सब देखने में अलग होंगे, नॉट ओनली इन शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर बट ऑल्सो इन दियर फंक्शनिंग, कि वो काम कैसे करते हैं, अपने फंक्शन, डेली रूटीन के फंक्शंस कैसे परफॉर्म करते हैं. ठीक है, इन सब में अलग अलग होंगे, लेकिन ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस इन अ सिमिलर मैनर. ठीक है, तो सारे इनका जो बेसिक मैनर है फंक्शन करने का वो सिमिलर होगा. और वो कौन परफॉर्म करता है? सेल्स. तो सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है? सेल्यूलर इन नेचर. तो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल. तो सेल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हमारे पास होते हैं. यूनिसेल्यूलर, जो सिंगल सेल से बने होते हैं, फॉर एग्जांपल अमीबा, डाइएटम्स. मल्टी सेल्यूलर, मोर देन वन सेल. प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स. इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ अ ह्यूमन सेल में ह्यूमन की जो जर्नी होती है वो भी किससे स्टार्ट होती है? एक सिंगल सेल से. व्हेन स्पर्म्स इन मेल एंड ओवम फ्रॉम फीमेल फ्यूज टुगेदर दे फॉर्म जायगोट. जायगोट क्या होता है? सिंगल सेल. सिंगल सेल होता है, यहीं से एक ह्यूमन की जर्नी स्टार्ट होती है. उसके बाद जायगोट में क्या होते हैं? डिविजन्स. ठीक है, डिविजन्स हम करेंगे. सेल डिवीजन दो तरह के होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस. तो सेल डिवीजन होंगे. सेल डिवीजन होते होते इसमें फिर ये एक मल्टीसेलर, जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टूला, ब्लास्टूला स्टेज में आ जाएगा. तो जो भी ये मल्टीसेलुलर हैं, कई सारे इसमें सेल्स हैं. इन सेल्स का ओरिजिन क्या होगा? सेम, सिमिलर लुकिंग होंगी. फंक्शंस भी ये क्या करेंगे? सेम परफॉर्म करेंगी. तो सिमिलर ऐसी सेल्स जो सेम हैं, जो देखने में एक जैसी हैं और जो फंक्शंस भी परफॉर्म सेम कर रही हैं, तो सेम परफॉर्म फंक्शन करेंगी, तो वो सब ग्रुप होके क्या बना देते हैं? एक टिश्यू. फॉर एग्जाम्पल एपिथेलियल टिश्यू हो गया, नर्वस टिश्यू हो गया, मसल टिश्यू हो गया. ठीक है, एक जैसे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन. फॉर एग्जाम्पल स्टमक, लिवर, किडनी, ब्रेन, लंग्स. ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम. अलग अलग ऑर्गन्स, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे कौन कौन से पार्ट आएंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा ईसोफेगस, माउथ, स्टमक, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम. ठीक है, ये सारे मिलकर हमारे क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम मिलकर, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? एक ऑर्गेनिज्म. तो ये था बेसिक सेल का. यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर में एक सेल होती है, मल्टीसेलुलर मोर देन वन सेल होती हैं. तो बेसिक हमारी जो सेल की डेफिनेशन है वो क्या है? सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. स्ट्रक्चरल मीन्स जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर परफॉर्म करेगी, स्ट्रक्चर बनाएगी. फंक्शनल, जो सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगी. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लाइफ है, सब किसके बने होते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल. फॉर एग्जाम्पल एक ब्रिक है. ठीक है, एक ब्रिक. ईट सबने देखी होगी. ईट, कई सारी ईट मिलकर क्या बना देती है? एक वॉल. वॉल्स मिलकर क्या बना, कई चार वॉल मिलकर क्या बना देती है? एक रूम. रूम्स, एक कई सारे रूम मिलकर हाउस. सिमिलरली एक सेल मिलकर टिश्यू बनाएंगी, टिश्यू मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड देन हमारी बॉडी. तो हम सेल को क्या कह सकते हैं? सेल इज अ स्ट्रक्चर जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके, जिसको अपनी डेली रूटीन, जितने भी प्रोसेसेस होती हैं उनको करने के लिए किसी की हेल्प की जरूरत ना हो. वो इंडिपेंडेंटली अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सके. फॉर एग्जांपल डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन. ठीक है, तो इट कैन परफॉर्म ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ. तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? सेल. तो यही बेसिक था सेल का. सारे जो अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सके और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके. तो इसलिए सेल को क्या कहा गया है? फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. इसके बाद आते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल. सेल की डिस्कवरी किस तरह से हुई? एक साइंटिस्ट थे जॉनसन एंड जॉनसन, जिन्होंने डिस्कवरी की थी माइक्रोस्कोप की. ठीक है, माइक्रोस्कोप किस लिए यूज होता है? जो चीजें हमें नेक्ड आई से हम देख नहीं सकते, उनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम देखते हैं. तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की थी? रॉबर्ट हुक थे. रॉबर्ट हुक ने 1665 में, ये इंग्लिश बॉटनिस्ट थे, इन्होंने एक कॉर्क दिखा है ना, थिन सेक्शन, कॉर्क का एक थिन सेक्शन लिया. ठीक है, इनके खुद की बनाई हुई एक माइक्रोस्कोप थी. जब उन्होंने थिन सेक्शंस को कॉर्क में उसमें देखा, अपने माइक्रोस्कोप में देखा, तो उन्होंने देखा कि ये डेड है.
कॉर्क सेल्स क्या थी, डेड। तो उन्होंने उसमें हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स देखे, उन्होंने इस तरह के स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिए। तो उन्होंने उनको कंपेयर किया कंपार्टमेंट से, जैसे जेल होती है ना कंपार्टमेंट, उनको हम क्या कहते हैं, सेल। जेल को क्या बोलते हैं, सेल भी कहते हैं। तो उन्होंने उनको कंपार्टमेंट टाइप स्ट्रक्चर मिले, तो उनको क्या नाम दे दिया, सेल्स। ठीक है, लेकिन ये क्या थे, ये डेड सेल थी। इसके अंदर उन्होंने कोई भी साइटोप्लाज्म, कोई न्यूक्लियस कुछ नहीं देखा, सिर्फ इन्होंने हॉलो स्पेस देखा। ठीक है, सेल कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड है सेल्यूला। ठीक है, तो उन्होंने लैटिन वर्ड सेल्यूला से इनका क्या नाम दिया, सेल्स। सेल्यूला का मीनिंग होता है हॉलो स्पेस। ये सब उन्होंने अपनी एक बुक माइक्रोग्राफिया उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। उन्होंने कंपार्टमेंट्स देखे थे, ये डेड सेल थी कॉर्क में, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने देखा था। तो सेल्यूला का मीनिंग क्या है, हॉलो स्पेस। तो उन्होंने खाली जगह देखी थी। ठीक है, रॉबर्ट हुक के बाद आते हैं एक एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। 1674 में ये एक डच ड्रेपर थे जो कपड़े बेचने का काम किया करते थे। तो उन्होंने सबसे पहले जो सेल की ऑब्जर्वेशन की थी वो एक लिविंग सेल के अंदर की थी। डच ड्रेपर ये माइक्रोस्कोप का यूज किया करते थे, किस लिए, अपने कपड़े की क्वालिटी को चेक करने के लिए। तो उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल देखी। लिविंग सेल उन्होंने कहाँ पे देखी, टार्टर ऑफ टीथ, जो टीथ जो हमारे होते हैं, टीथ के बीच में जो टार्टर होता है उसमें बैक्टीरिया देखे। तो बैक्टीरिया सेल्स इन्होंने देखी। इरिथ्रोसाइट्स ऑफ फिश की जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो देखी। स्पम्स, जिनको इन्होंने क्या बोला था, एनिमल क्यूल्स। एंड प्रोटोजोआ, फॉर एग्जाम्पल वर्टिसेला, इन्होंने इनको अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा था। इनको इन्होंने क्या नाम दिया, एनिमल क्यूलिस्ट। ठीक है, तो सबसे अगर कोई बोले कि डेड सेल किसने देखी थी, जो उन्होंने देखी थी वो डेड सेल थी रॉबर्ट हुक ने, और एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने जो देखी थी वो लिविंग सेल्स थी। ठीक है, इसके बाद आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में इन्होंने रिपोर्ट किया था कि न्यूक्लियस रूट सेल्स ऑफ ऑर्किड्स की रूट सेल्स में इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। ठीक है, इसके बाद पुरकिंजे आए 1839 में। उन्होंने जेली लाइक मटेरियल देखा, जैसे कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। उन्होंने देखा कि सेल के अंदर एक जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट है, उनको पुरकिंजे ने क्या नाम दिया, प्रोटोप्लाज्म। इसी प्रोटोप्लाज्म को हग्जले थे, एक हग्जले साइंटिस्ट, उन्होंने फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा है। तो सबसे पहले अगर कोई पूछे सेल की डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की लिविंग सेल में। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, और पुरकिंजे ने साइटोप्लाज्म, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी इन्होंने की थी। उसके बाद आती है सेल थ्योरी। दो साइंटिस्ट थे, मैथियस शील्डन एंड थियोडर श्वान। तो इन 1838 मैथियस शील्डन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। वो दे वर स्टडिंग लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। ठीक है, उनकी स्टडी क्या थी, बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर वो स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने जब वो प्लांट्स के ऊपर स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। ठीक है, ये अलग अलग तरह की सेल्स से मिलकर बने होते हैं, जो लेटर ऑन विच फॉर्म्स टिश्यूज। ठीक है, एट अबाउट द सेम टाइम एक another scientist थियोडर श्वान 1839 में ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। he was studying different types of animal cells and reported that cells had a thin outer layer। इस thin outer layer को उन्होंने क्या नाम दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उन्होंने एक पॉइंटर बताया। he also concluded, अपनी स्टडीज के बेसिस पर उन्होंने क्या बताया, जो प्लांट्स टिश्यूज के ऊपर थोड़ी सी स्टडी उन्होंने प्लांट टिश्यूज के ऊपर भी की थी। तो उन्होंने बताया दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल्स। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ, उन्होंने बताया था कि एनिमल्स के ऊपर एक सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लांट्स के ऊपर भी एक आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर एक और कवरिंग होती है, जिसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल। ठीक है, तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था कि बॉडीज ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ठीक है, बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स कंपोज्ड ऑफ सेल्स। फिर 1839 में 1839 में शीलर एंड श्वान कंबाइंड देयर फाइंडिंग्स एंड फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। इन्होंने अपनी जितनी भी इनकी स्टडीज थी, फाइंडिंग्स थी, इनको फॉर्मुलेट किया और एक सेल थ्योरी दे दी। इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स क्या थे सेल थ्योरी के, नंबर 1, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। दैट इज, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल्स के मिलकर बने होते हैं। दैट इज मॉर्फोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, सेल। मॉर्फोलॉजी भी सेल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म क्या है, सेल है। ठीक है, लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन सेल। सेल में ही लाइफ एग्जिस्ट करती है, सेल से और कोई छोटा स्ट्रक्चर हो नहीं सकता जो भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके। सेकंड पॉइंट था द सेल्स आल्सो कंटेन
हेरिडिटरी मटेरियल, दैट इज हेरिडिटरी मटेरियल का क्या मतलब होता है, दैट इज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। सेल्स के अंदर क्या होता है, डीएनए, डीएनए का काम क्या होता है, पेरेंट्स से उनके जनरेशन तक, ऑफस्प्रिंग्स तक उनके कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करना। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या था, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड डी नोवो। डी नोवो मीन ए फ्रेश फ्रॉम एबायोटिक मटेरियल्स एनालॉगस टू क्रिस्टल फॉर्मेशन, कि हर बार सेल क्या होती है, नई फॉर्म होती है, फ्रेश फॉर्म होती है, जो कि क्रिस्टल, जैसे क्रिस्टल फॉर्म होते हैं ना एबायोटिक मटेरियल से, तो उसकी तरह सेल्स की फॉर्मेशन होती है। फोर्थ पॉइंट इन्होंने क्या दिया था, सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, ठीक है, चाहे डाइजेशन हो, वो कैसे होती हैं, सेल के अंदर ही होती हैं। ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल यूनिट भी क्या हो गई लिविंग ऑर्गेनिज्म की, सेल। तो सेल क्या हो गई, फिजियोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। ईच सेल इज केपेबल ऑफ मेंटेनिंग इट्स वाइटलिटी इंडिपेंडेंटली, मतलब कि सेल है वो इंडिपेंडेंटली लिविंग रह सकती है। अ सेल, सिक्स्थ पॉइंट उन्होंने दिया था कि जो सेल होती है उसमें क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल, दैट इज डीएनए, क्रोमोसोम, ठीक है, ये सारे होते हैं। अलॉन्ग विद द सम सेल ऑर्गेनिल्स। ऑर्गेनिल्स में क्या क्या आ जाएगा, ऑर्गेनिल्स में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, ठीक है, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, ये सब होते हैं। और एक आउटर लेयर क्या होती है उनकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो ए सेल ऑर्गेनिल कैन नॉट सर्वाइव अलोन, एक सेल ऑर्गेनिल है वो अकेले सर्वाइव नहीं कर सकती। ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या था, सेल थ्योरी इज वन ऑफ द फंडामेंटल जनरलाइजेशन ऑफ बायोलॉजी। इसके बाद से सेल के बारे में लोग सोचने लगे, भाई सेल भी होती है, कि जो बॉडी है वो हमारी सेल से मिलकर बनी हुई होती है। इसके बाद ऑब्जेक्शंस, अब सेल थ्योरी तो इन्होंने दे दी, लेकिन सेल थ्योरी के कुछ ऑब्जेक्शंस भी थे। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, शील्डन ने कहा था कि जितने भी न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड इनसाइड ओल्ड वंस फ्रॉम न्यूक्लियस विच ही रेफर्ड एज साइटोप्लाज्म। ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर हैं जो हमारी सेल्स फॉर्म होती हैं, पुरानी सेल से ही न्यूक्लियस के अंदर सेल, नई सेल बन रही होती है, जिनको हम साइटोब्लास्ट कहते हैं। लेकिन हगो वी मोल एंड के नागेली, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस पॉइंट को रॉन्ग प्रूव कर दिया था। अब सेकंड पॉइंट था, दूसरा रॉन्ग पॉइंट इसमें क्या था, जो स्वान ने कहा था कि सेल कुड बी स्पॉन्टेनियसली जनरेटेड बाय अ प्रोसेस एनालॉगस टू क्रिस्टल फॉर्मेशन। जैसे कि क्रिस्टल फॉर्म होता है उसी तरह से सेल फॉर्म हो जाती है। ठीक है। लेकिन उन्होंने इसका प्रोसेस नहीं बताया कि किस तरह से नई सेल फॉर्म हो रही है। ठीक है। तो ये इसके ड्रॉबैक्स थे। इसके बाद आते हैं हमारे रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो 1855 में इन्होंने सबसे पहले बताया था कि सेल है वो किस तरह से हमारी फॉर्म होती है। सेल पहले डिवाइड करेगी, डिवीजन होते हैं सेल में, माइटोसिस, मियोसिस, और नई सेल फॉर्म होती है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो पहले से ही सेल होती है, सेल पहले से ही सेल प्रेजेंट होती है, उसी में डिवीजन होते हैं, तो उसी से नई सेल हमारी बनती है। इसको क्या कहते हैं, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ठीक है। इसी को क्या बोला है रुडोल्फ विर्चो ने, थ्योरी ऑफ लीनिएज। क्या बोला गया इसी को, थ्योरी ऑफ LINEAGE, थ्योरी ऑफ लीनिएज, कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो फिर जो शील्डन एंड स्टॉन ने जो हाइपोथेसिस दी थी उसको मॉडिफाई कर दिया गया, और फिर उसके बाद सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दी गई। इस सेल थ्योरी को जब हम फाइनल शेप दी गई तो इसके पॉइंट्स क्या क्या थे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल और उसके प्रोडक्ट्स से बने हुए होते हैं। सेकंड पॉइंट है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो भी नई सेल अराइज बनेंगी वो पहले से ही जो सेल हैं उनके डिवीजन से बनेंगी। थर्ड पॉइंट था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर द आउटकम सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। ठीक है। जितनी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्टिविटीज हो रही हैं वो सम टोटल, जितने उसके अंदर एक्टिविटीज हैं तो उनकी सम टोटल है वो। ठीक है। तो अब इस सेल थ्योरी के एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, इसके अंदर कौन कौन नहीं आते, मतलब हर चीज जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सब सेल के बने होते हैं, लेकिन इसके भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होंगे। फर्स्ट एक्सेप्शन है इसका वायरसेस। Viruses are exception to the cell theory because they are not made up of cells. Viruses are made up of nucleoproteins. ठीक है। तो इसलिए वायरसेस को ना तो हम लिविंग बोलते हैं ना ही नॉन लिविंग, ये दोनों की किसी ना लिविंग की कैटेगरी में आते हैं ना ही नॉन लिविंग की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन्स के बने होते हैं, मतलब प्रोटीन्स एंड डीएनए एंड आरएनए। इसका दूसरा अगर एक्सेप्शंस की बात करें तो बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, न्यूक्लियस एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, वेल ऑर्गेनाइज्ड।
न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि इनका न्यूक्लियस जो होता है प्रिमिटिव टाइप होता है। प्रिमिटिव टाइप में आगे हम सेल का जब स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे उसमें प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू। के बाद आए रुडोल्फ विर्चो, क्योंकि ये सारे इसके ये ड्रॉबैक्स थे कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे शीलर एंड श्वान की किस तरह से सेल हमारी फॉर्म होती है। ठीक है, तो रुडोल्फ विर्चो 1855 में इन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया कि सेल डिवाइड होती हैं और नई सेल फॉर्म होती हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो पहले से ही सेल होती हैं उनके डिवीजन से ही नई सेल्स हमारी बनती हैं। इसको क्या बोला, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। तो इनकी जो हाइपोथेसिस शीलन एंड श्वान की, इसको एक फाइनल शेप दी गई। तो सेल थ्योरी, ये है हमारी फाइनल सेल थ्योरी। इसके पॉइंट्स क्या हैं? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितनी भी सेल्स हैं हमारी वो पहले से ही जो सेल्स प्रेजेंट हैं उनके डिवीजन से बनती हैं। सेकंड पॉइंट क्या था? ऑल लिविंग सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट। सेल और सेल के प्रोडक्ट से ही हमारी सारी सेल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं। एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर द आउटकम ऑफ सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन कंस्टिट्यूएंट सेल्स। जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटीज होती हैं वो एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शंस होती हैं। ठीक है, जितने भी हमारी, तो इसके 3 पॉइंट हो गए। प्री एग्जिस्टिंग सेल से नई सेल बनती हैं। ठीक है, जितनी भी सेल्स हैं वो सेल और उसके प्रोडक्ट्स से बनती हैं। और जितनी भी एक ऑर्गेनिज्म एक्टिविटीज परफॉर्म करता है वो सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स, सारी सेल्स मिलकर एक साथ काम करती हैं तो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाता है। और एक्सेप्शन, अब एक्सेप्शन क्या आते हैं सेल थ्योरी के? ठीक है, एक्सेप्शन इसमें फर्स्ट एक्सेप्शन था इसमें कि वायरसेस क्या होते हैं? ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक प्रोटीन्स का मतलब क्या होता है? प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि डीएनए एंड आरएनए। तो वायरस हमारे डीएनए, आरएनए और न्यूक्लिक प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक है, तो ये सेल्स के नहीं बने होते। ठीक है, तो वायरसेस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड वन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड दैट इज डीएनए एंड आरएनए। तो इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होते और सेल्स के एसेंशियल पार्ट नहीं होते। सेकंड इसका एक्सेप्शन है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि प्रोकैरियोट्स हैं। उनमें कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड क्या होती हैं। सेकंड एक्सेप्शन हमारा क्या हो गया इसका? बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ये क्या है हमारे? ये हमारे प्रोकैरियोट्स। अभी पढ़ाएंगे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता इनके अंदर। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या आते हैं इसके एक्सेप्शन सेल थ्योरी के। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करती है।